नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। इसका नेक्स्ट पार्ट है मेटास्टेबल पीक। मेटास्टेबल पीक क्या होती है, किस प्रकार से अपन को मेटास्टेबल पीक प्राप्त होती है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन आपको बता देता हूँ कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक मास स्पेक्ट्रम होता है और उस मास स्पेक्ट्रम में अपन रिलेटिव अबंडेंस और मास चार्ज के मध्य m/z के मध्य आरेख खींचते हैं। तो इस प्रकार से अपन को पीक्स प्राप्त होती है जिनका अपन अध्ययन करके और कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करें, बहुत सारी पीक्स होती हैं जो प्रूफ में अपन पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर आयन पीक, बेस पीक या पेरेंटल आयन पीक। अब अपन बात करें मेटास्टेबल पीक क्या होती है। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने लिया मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रम अपन बनाए तो कई बार क्या होता है, कंपाउंड्स के मास स्पेक्ट्रम में इस प्रकार की पीक्स प्राप्त होती है। सामान्यतः जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी पीक होती है, शार्प पीक प्राप्त होती है, एकदम शार्प पीक प्राप्त होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पेक्ट्रम की जो पीक होगी वो पीक कैसी प्राप्त होती है, डिफ्यूज पीक प्राप्त होती है। डिफ्यूज, ब्रॉड और लो इंटेंसिटी की पीक प्राप्त होती है। लो इंटेंसिटी पीक, तो वे पीक्स किसी भी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में जब डिफ्यूज, ब्रॉड व लो इंटेंसिटी पीक्स प्राप्त होती है तो ऐसी पीक्स को कहते हैं मेटास्टेबल पीक। क्लियर? सामान्यतया मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में अपन को शार्प पीक प्राप्त होती है। हम पढ़ चुके इस प्रकार की शार्प पीक्स प्राप्त होती है, अपन को ऐसे शार्प पीक प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूल्स के मास स्पेक्ट्रम में अपन को ऐसी पीक्स प्राप्त होती है, डिफ्यूज, ब्रॉड और लो इंटेंसिटी की पीक्स प्राप्त होती है। तो ऐसी पीक्स कहलाती है मेटास्टेबल पीक। किसी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में जब डिफ्यूज, ब्रॉड व लो इंटेंसिटी की पीक्स प्राप्त होती है तो इन पीक्स को कहते हैं मेटास्टेबल पीक, जिसको m स्टार से मैंने डिनोट किया है, मेटास्टेबल पीक। पहली बात। दूसरी कि ये डिफ्यूज या ब्रॉड पीक्स क्यों प्राप्त होती है कंपाउंड की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि अपन को जनरली तो सारी पीक प्राप्त होती है मास स्पेक्ट्रम में, लेकिन जब डिफ्यूज या ब्रॉड पीक्स क्यों प्राप्त हुई, तो जैसे ही मॉलिक्यूल है उसमें अपन आयनाइजेशन करेंगे तो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन होंगे, और मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन के दौरान बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक के दौरान उसकी कुछ ऊर्जा, बॉन्ड ब्रेक के दौरान काम आने वाली कुछ ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इसका स्पेक्ट्रम की जो पीक्स प्राप्त होगी वो अपन को ब्रॉड पीक्स प्राप्त होती है। तो ऐसी पीक्स जो विशेष परिस्थितियों में ही प्राप्त होती है, ऐसी पीक्स को अपन क्या कहते हैं, मेटास्टेबल पीक्स। और किसी भी कंपाउंड्स के लिए जो मेटास्टेबल पीक होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इंपॉर्टेंट बात, जो मेटास्टेबल पीक होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है, अभिलाक्षणिक गुण होता है कंपाउंड का, कैरेक्टरिस्टिक। तो मेटास्टेबल पिक्स कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक पिक्स होती है। मेटास्टेबल पिक्स का क्या यूज है, तो ये मेटास्टेबल पीक होती है, ये पिक्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में काम आती है। तो मेटास्टेबल पिक्स यूजेज फॉर स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन, स्ट्रक्चर निर्धारण में इनका उपयोग किया जाता है, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। मेटास्टेबल पीक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरी बात, मेटास्टेबल पीक्स का उपयोग किसी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर के निर्धारण में कि कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर क्या है उसके निर्धारण में मेटास्टेबल पीक्स का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि मैंने एग्जाम्पल लिया टोलुइन का, तो बेंजीन वाले पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है,
इस प्रकार ये एक कंपाउंड है CH3 जिसका नाम है टोलुइन। और ये टोलुइन सबसे पहले इसका आयनाइजेशन करते हैं, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करते हैं तो रेडिकल कैटायन बनता है। तो सबसे पहले टोलुइन रेडिकल कैटायन बन जाएगा CH3, रेडिकल और कैटायन का निर्माण हो गया। अब टोलुइन जो रेडिकल कैटायन बना, अब इसका आगे फर्दर क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो ये यहां से H+ आयन मुक्त कर देता है और क्या बना देता है, ये बेंजील कैटायन का निर्माण करता है CH2+। तो इस प्रकार बेंजील कैटायन का निर्माण हुआ और इससे क्या निकला बाहर, H रेडिकल इस कंपाउंड से बाहर निकला। अब जो बेंजील कैटायन बना, जिसको मैं अणुसूत्र के रूप में ऐसे लिखूं कि 6 कार्बन है, इसमें C7 और हाइड्रोजन भी साथ है, C7H7+, अणुसूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वे। और इसका मास चार्ज रेशो निकाले अपन M/Z, तो मोलर मास निकालो 7 कार्बन और 7 ही हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का मोलर मास 12 होता है। तो 7 कार्बन का 84, 84 और 7 कितने हो गए, 84 और 7 हो गए 91। तो इसका मास चार्ज आ गया 91। अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना इसको अपन कहते हैं पेरेंटल आयन। ये बन गया पेरेंटल आयन, पेरेंटल आयन। अब इस पेरेंटल आयन से फिर इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और इससे एक छोटा आयन, मान लो कि एसिटाइलिन, बाहर निकल जाता है -C2H2। जब C7H7 से अपन C2H2 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 5 कार्बन, तो C5H5+ ये कंपाउंड बच गया। और इसका मास चार्ज रेशो अपन लिखे हैं M/Z वैल्यू का मान, तो कार्बन 5 है, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 5 कार्बन कितना होगा, 12 पंजे 60, 60 और 5 65, 65 मास चार्ज रेशो आ गया। अब पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल पीक निकाले तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल पीक, मेटास्टेबल पीक जिसको अपन M स्टार से लिखते हैं, वो होती है M1 का स्क्वायर बटे M, M1 का स्क्वायर बटे M। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, इसमें जो M1 है ये होता है ये अपना डॉटर आयन, ये तो पेरेंटल आयन, और इसके प्रेगनेंसी से जो आयन बना उसको अपन कहते हैं डॉटर आयन। तो ये हो गया डॉटर आयन। तो डॉटर आयन का मास चार्ज वैल्यू तो M1 है, वैल्यू ऑफ डॉटर आयन, और जो M है ये होता है वैल्यू, मास चार्ज वैल्यू ऑफ पेरेंटल आयन। तो इसमें मास चार्ज वैल्यू लिखेंगे अपन ऑफ पेरेंटल आयन। तो इसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से अपन इस टोलुइन का अपन क्या निकाल लेंगे, मेटास्टेबल आयन पीक की पोजीशन का निर्धारण कर लेंगे कि मास स्पेक्ट्रम में किस स्थान पे अपन को जो मेटास्टेबल पीक प्राप्त होगी। तो इस सूत्र की सहायता से अपन रखें मान, तो इस प्रकार अपन लिखे कि स्मॉल m बराबर M1 स्क्वायर बटे M। तो M1 कितना है, 65, डॉटर आयन का मास चार्ज रेशो 65, तो 65 का स्क्वायर 65 गुना 65 बटा M 91। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 64.6 आ जाएगा। तो 64.6 पे अपन को जो पीक प्राप्त होगी वो मेटास्टेबल पीक होगी। और ये पीक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। और इस पीक की सहायता से अपन क्या निर्धारण करते हैं, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन का निर्धारण करते हैं। तो दोबारा देखते हैं, सबसे पहले अपन ने कंपाउंड लिया टोलुइन, इसका आयनाइजेशन किया,
तो रेडिकल कैटायन का निर्माण हुआ, फिर H रेडिकल बाहर निकल करके बेंजील कैटायन बना। अब ये बेंजील कैटायन C7H7 प्लस है, ये पेरेंटल आयन हो गया। अब इसके फ्रेगमेंटेशन मानो कि इससे एक मॉलिक्यूल या एक अणु C2H2 एसिटिलीन का बाहर निकल गया, तो क्या बचा? C5H5 बचा। और जो ये C5H5 है इसको बोलते हैं डॉटर आयन, और इसका जो मास चार्ज रेशो है वो 65 है। तो M1 डॉटर आयन का मास चार्ज रेशो 65। अब इसकी सहायता से अपन पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल पीक का निर्धारण कर लेते हैं, जो होता है M1² M। ये अपन को याद रखना है कि M स्टार बराबर M1² M। इसकी सहायता से अपन पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल आयन पीक की निकाल सकते हैं। तो अपन ने मान रखा 65, तो 65 गुणा 65 बटे 91, तो 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसकी पोजीशन मेटास्टेबल पीक की कितने पे प्राप्त होगी, तो अपन इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे मान लो, तो ये तो हुई मेटास्टेबल पीक। ब्रॉड, डिफ्यूज, लो इंटेंसिटी की पीक होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका यूज स्ट्रक्चर एवोल्यूशन में किया जाता है। इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो निर्धारण के लिए सूत्र M² बराबर M1² बटे M। इसकी सहायता से इसका निर्धारण करते हैं। M1 बताया मैंने, मास चार्ज रेशो ऑफ द डॉटर आयन, M मास चार्ज रेशो ऑफ द पेरेंटल आयन। तो इनका मान रख देंगे तो अपन को पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल पीक प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हुई पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल आयन पीक, या मेटास्टेबल आयन पीक क्या होती है, क्या यूज है, तो किस प्रकार से अपन इसका निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पढ़े नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल, नाइट्रोजन रूल ये भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए नाइट्रोजन रूल का अध्ययन अपन करते हैं। और यदि किसी मास स्पेक्ट्रम में कोई मॉलिक्यूलर आयन है या पेरेंटल आयन है, उसका यदि मास चार्ज रेशो का मान ओड नंबर है, यदि किसी मॉलिक्यूल में या किसी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में मास चार्ज रेशो मॉलिक्यूल का क्या है, ओड नंबर है, मॉलिक्यूलर मास यदि ओड नंबर है, तो मोलर मास या मास चार्ज रेशो भी क्या होगा, ओड नंबर होगा। अपन ये कहें कि यदि किसी मॉलिक्यूल में मोलर मास ओड नंबर है, तो उस मॉलिक्यूल में अपन ये कहें कि नाइट्रोजन एटम भी क्या होंगे, ओड नंबर में ही होते हैं। इसे कहते हैं नाइट्रोजन रूल, नाइट्रोजन का नियम। जैसे अपन एग्जांपल पढ़े, नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ने लिया नाइट्रोबेंजीन, यह है नाइट्रोबेंजीन है। अब इस नाइट्रोबेंजीन का पहले आयनाइजेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इससे क्या प्राप्त होगा, पहले रेडिकल कैटायन बनेगा, तो ये रेडिकल कैटायन बन गया NO2 प्लस रेडिकल कैटायन बन गया। अब रेडिकल कैटायन से क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, और इस जो रेडिकल कैटायन बना, इसका M/Z वैल्यू है वो 120 होता है। M/Z जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 123 ये M/Z वैल्यू हो गया। और इससे आगे अगर अपन ने कोई मॉलिक्यूल इससे निकाल दिया, जैसे मान लो इससे एसिटिलीन C2H2 अपन ने ये मॉलिक्यूल इससे बाहर निकाला, तो अब क्या कंपाउंड बचा, C2H2 निकालने के बाद में C4 टोटल 2 कार्बन निकल गए, H 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो H3NO2 बच गया, C4H3NO2 बच गया। और इसका मास चार्ज रेशो निकाल लो, M/Z वैल्यू, 4 कार्बन है, एक कार्बन का 12 है, तो 4 का 60 और 3 63, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, तो अपन जोड़ेंगे तो 97 बनेगा। तो मास चार्ज रेशो का मान 97 प्राप्त होता है आफ्टर
फ्रेगमेंटेशन के बाद में 97 प्राप्त हुआ। उससे पहले कितना था? 123 था। तो नाइट्रोबेंजीन में अपन इसे देखते हैं कि इसमें जो मास चार्ज रेशो है वो क्या है? 97 क्या है? ओड नंबर है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास चार्ज या मोलर मास यदि ओड नंबर है तो उसमें नाइट्रोजन एटम भी ओड नंबर में ही होंगे। इसे कहते हैं नाइट्रोजन रूल। तो सिंपल सी भाषा में लिखूं कि यदि मोलर मास किसी कंपाउंड का मोलर मास क्या है? ओड नंबर है। मोलर मास ओड नंबर है तो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम्स का जो नंबर होगा, नाइट्रोजन एटम्स नंबर, वो भी क्या होंगे? ओड नंबर में ही होंगे। ये नहीं है कि मोलर मास तो है इवन नंबर में और उसके कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन एटम है ओड नंबर में, ऐसा संभव नहीं है। तो अपन ये कहें कि किसी कंपाउंड का मोलर मास ओड नंबर में है तो उसमें नाइट्रोजन एटम भी क्या होंगे? ओड नंबर में होंगे। ओड नंबर का मतलब या तो 1 होंगे, 3 होंगे, 5, 7, 11, इस प्रकार से ओड नंबर में नाइट्रोजन एटम होंगे। तो अपन एग्जांपल देखा इसका, जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन लिखा मैंने और नाइट्रोबेंजीन में मोलर मास देखो 123 ओड नंबर है तो इसका मतलब नाइट्रोजन एटम एक ही है, एक का मतलब ओड नंबर में नाइट्रोजन है। तो फ्रेगमेंटेशन करके चेक किया अपन ने कि मास चार्ज रेशो 97, ये भी ओड नंबर है, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन एटम भी क्या होंगे? ओड नंबर में ही होते हैं। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन रूल, नाइट्रोजन का नियम, जो नाइट्रोजन एटम्स के निर्धारण में उपयोगी होता है। अब अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा रीअरेंजमेंट जिसमें बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है और उसी मॉलिक्यूल में गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार का रीअरेंजमेंट कहलाता है मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो अपन ये कहें क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड, ये लिखूं मैं कि क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड, बीटा बॉन्ड का क्या होता है? टूटता है। बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बीटा बॉन्ड का विदलन होता है। तो क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड फॉलोड बाय गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड फॉलोड बाय गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एस्टर, लगभग सभी कंपाउंड्स में ये रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड का ब्रेक होता है, साथ ही साथ फॉलोड बाय गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, गामा हाइड्रोजन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे अपन एग्जांपल से समझे इसको कि मैंने लिखा एग्जांपल, इस प्रकार का कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड ले लिया या R डैश, यहाँ पे कोई है R, ठीक है। अब इस कंपाउंड में कार्बोनिल समूह से जुड़ा पास का कार्बन है अल्फा कार्बन, क्लियर, और इसके जस्ट पास का कार्बन कहलाता है बीटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये है गामा। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा, गामा से जुड़ा गामा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार मैंने एक कार्बोनिल यौगिक लिया, इस कार्बोनिल यौगिक में अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार के बॉन्ड मौजूद उपस्थित है, तीनों हाइड्रोजन इसके अंदर
पाए जाते हैं। अब अपन बात करें इसके रिएक्शन की। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन करना पड़ेगा। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये रेडिकल कैटायन का निर्माण कर देगा। तो इससे बन जाएगा R, इस प्रकार से रेडिकल कैटायन का निर्माण हो जाता है। ये प्लस रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन के निर्माण के बाद अपन देखें तो अब देखो बेटा, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा, अल्फा बीटा गामा, क्लियर। अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये पाई बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और जो ये बीटा बॉन्ड है, इस बीटा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस बीटा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा। ध्यान देना, पाई बॉन्ड के पास एक सिंगल बॉन्ड की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये जो बीटा बॉन्ड है ये यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेक हो जाएगा। बीटा बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। तो ये क्लीवेज ओ बीटा बॉन्ड, बीटा बॉन्ड टूट रहा है। तो इसमें किस प्रकार से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया, ऑक्सीजन पे रेडिकल हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आ गया, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो इससे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, R, इस प्रकार। एक तो एल्कीन बन गई, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का निर्माण कर दिया। प्लस यहाँ पे और क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो ये डबल बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये R डैश। अब एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रेडिकल लेकर के यहाँ करके जुड़ गया, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ जाता है। तो ये एक तरह से इनोल बन गया, इनोल फॉर्म बन गया। क्या बन गया, इनोल रूप बन गया। और रेडिकल कैटायन है इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, रेडिकल कैटायन है। तो इससे एक फ्रेगमेंटेशन अलग हो गया, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होकर के एक मॉलिक्यूल, एक अणु अलग निकल गया, जो बच गया वो इस प्रकार का इनोल हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसमें हो जाएगा कीटो रूप। तो ये क्या बन जाएगा, R डैश। तो कार्बोनिल यौगिक बन गया और एल्कीन बन गई। तो मैक्लाफ्टी रिएक्टेंट के द्वारा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है और गामा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होता है। इसे कहते हैं मैक्लाफ्टी रिएरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा बॉन्ड क्लीवेज और गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, ये प्रक्रिया कहलाती है मैक्लाफ्टी रिएरेंजमेंट। दूसरा एग्जांपल देखें अपन, जैसे मान लो दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। एमाइड देखें, ये तो कीटोन था, एमाइड का अध्ययन करें, एस्टर लेवे या एसिड लेते हैं, तो एमाइड की सहायता से अपन अध्ययन करें। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि CH3 CHH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड को CH3, ये एमाइड है। CH3 में NH2, एमाइड के लिए क्या लेना पड़ता है, NH2CO, तो CH2CO NH2, तो ये तरह से क्या है, एमाइड लिया मैंने। अब इस एमाइड में मैक्लाफ्टी रिएरेंजमेंट के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं तो कार्बोनिल समूह, ये पूरा ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा पास का कार्बन अल्फा, तो ये तो हुआ अल्फा कार्बन, ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये वाला गामा। तो अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन हो गए तीनों, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन।
अब इसका अपन मास स्पेक्ट्रम अध्ययन करने के लिए पहले इसको आयोनाइज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो रेडिकल कैटायन बनेगा। तो इससे क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH2 NH2 एमाइड समूह डबल बॉन्ड O, ये बन गया रेडिकल कैटायन। अब इसमें हो जाएगा मैक्लाफेरी अरेंजमेंट, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा हाइड्रोजन। तो बीटा बॉन्ड, इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इसमें मैक्लाफेरी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसके इस डपाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो अब यह हो जाएगा बीटा बॉन्ड क्लीवेज, बीटा बॉन्ड क्लीवेज, और साथ में क्या होगा, गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर। गामा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। तो ये तो हो गया प्रोपीन। साथ में क्या बना, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया तो OH, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे है NH2। एमाइड का इनोन रूप हो गया। अब वापस इससे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये H प्लस के रूप में आकर के यहाँ माइनस से जुड़ जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो क्या फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल बने, साथ में रेडिकल कैटायन तो है ही है। तो एक तो एसिटेमाइड बन गया, एक प्रोपीन बन गई। तो इस एमाइड फ्रेगमेंटेशन मैक्लाफेरी अरेंजमेंट के द्वारा प्रोपीन और एसिटेमाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का क्लीवेज कहलाता है मैक्लाफेरी रीअरेंजमेंट। वेरी सिंपल। ध्यान क्या रखना है, दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। पहली बात बीटा बॉन्ड का क्लीवेज, और दूसरी बात गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर। इससे अपन इजीली मैक्लाफेरी अरेंजमेंट, कोई भी कंपाउंड दिया हो, एस्टर हो, एमाइड हो, एसिड क्लोराइड हो, सभी के अंदर अपन मैक्लाफेरी अरेंजमेंट की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।